पार्ट 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जल्द ही मिकोतो का बर्थडे आने वाला है। इसी वजह से उसे अभी से बहुत सारे तोहफे मिलने लगे हैं और इतने सारे तोहफे उसे उसके लॉकर रूम से मिले हैं, वो जगह जहाँ जूते रखे जाते हैं। और वहाँ एक लड़की छुपकर मिकोतो को देख रही थी। तभी उसके पीछे हारुआकी आकर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? जिस वजह से वो लड़की डरकर यहाँ से भाग जाती है। और इससे पहले कि हारुआकी उस लड़की को रोक पाता, कोई उसके मुंह पर कपड़ा लगा के उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से ले जाता है। और कुछ आवाज आने की वजह से ये चारों उसी ओर देखते हैं, पर इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। आकिसामे वक्त रहते क्लास में पहुंच जाता है। अब उसे देर तो हुई थी ज्यादा सोने की वजह से, लेकिन वो बहाना बनाता है कि मैंने एक बिल्ली को कुछ लोगों से बचाया और उसी चक्कर में मुझे देर हो गई। लेकिन तभी वहाँ बिल्कुल अलग अंदाज में हारुआकी आकर कहता है, हे घंटी बज चुकी है और तुम लोग अब भी बातें कर रहे हो, चलो अपनी अपनी सीट्स पर बैठो। उसको ऐसे देख ये दोनों कहते हैं, आज हारुआकी को क्या हो गया? लेकिन मामे कहता है, और डुप्लीकेट कैसे हो? अब इससे पहले कि बाकी बच्चे को समझ पाते, मिकोतो जाकर इसकी कॉलर पकड़ के इसे यहाँ से ले जाते हुए वो जाशिकी और कोतारो को भी बुला लेता है। और इसके बाद ये तीनों पूछते हैं कि डुप्लीकेट तुम स्कूल में क्या कर रहे हो? दोस्तों ये है हारुआकी का ट्विन ब्रदर आमाकी आबे, शॉर्ट में आमे। जिसके बाद ये बच्चे कहने लगते हैं, तुम्हें जरूर से अपने भाई की चिंता हो रही होगी, इसी वजह से तुम उसका भेष बदल कर यहाँ चेक करने के लिए आए कि वो ठीक तो है ना। आमे बताता है कि उसने हारुआकी को बाथरूम के अंदर एक यूनिफॉर्म देकर बंद कर दिया है और यूनिफॉर्म की वजह से वो काफी खुश भी है। ये बात सुन मिकोतो कहता है, मैंने तुमसे जो कहा था उस बात पर तुम्हें यकीन नहीं है ना? वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ कि बाकी के बच्चे हारू के साथ सही से बिहेव करते हैं कि नहीं, इसीलिए प्लीज सिर्फ आज के दिन मुझे हारू बन जाने दो। जिसके बाद मिकोतो पूरी क्लास को बताता है कि हारुआकी कुछ रीजंस की वजह से अपनी पिछली यादें भूल चुका है। एक बच्चा कहता है, याददाश्त चली जाने से इसकी पर्सनैलिटी कैसे बदल गई? मिकोतो कहता है, कुछ वजहों की वजह से। तभी क्लास में कुनिको आती है, देरी से आने की वजह बताते हुए कि कुछ लोग एक बिल्ली को परेशान कर रहे थे और मैंने उसे बचाया। और बच्चे उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने आकिसामे की बात पर यकीन नहीं किया था। आमे जो कि अभी हारुआकी बना है, वो कुनिको की बात मान लेता है। जिसके बाद कुनिको आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से वो अपने असली रूप में आ जाती है। और उसे देखकर ही आमे बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसके बाद आमे खुद को संभालकर क्लास शुरू करता है, लेकिन बच्चों का कहना है कि पहले आपकी याददाश्त वापस लाते हैं। और इसी टॉपिक पर ये लड़की जिसको हमने शुरुआत में देखा था, इसका नाम नासुमी है, एक काफी अच्छा आइडिया देती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि नासुमी किस टाइप की योकाई है, फुताकुची, जिसके दो मुंह होते हैं। एक मुंह बालों के पीछे होता है और वो अपने बालों का यूज अपने हाथों की तरह कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नासुमी अपने डॉम में जाकर वहां से अपनी विंटर यूनिफॉर्म लेकर आती है। देखिए इसे देखकर आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन तभी सभी बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि हारुआकी ने यूनिफॉर्म देखकर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और इसी वजह से बच्चे एडवाइस देने लगते हैं कि हमें हारुआकी को हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। जिसके अगले सीन में मिकोतो आमे से कहता है कि उसे थोड़ा तो हारुआकी की तरह बिहेव करना होगा। और क्योंकि ये सभी बाथरूम में होते हैं, तभी बाथरूम में यानागीदा आ जाता है। अब देखो दोस्तों, यानागीदा साइंस क्लब का स्टूडेंट है, तो उसने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके एक मेडिसिन बनाई है। उसकी बात सुन आमे सोचता है, क्या साइंस क्लब? एक कपड़ा उड़ रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है, ये साइंटिफिक कैसे हुआ? यानागीदा बताता है, भैया हम योकाई भी अपने फोन्स की मदद से सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। वो ये सब बता ही रहा था कि तभी मिकोतो उससे वो दवा लेकर उसी के ऊपर डालने लगता है, जिस वजह से यानागीदा दा कपड़ा वहीं पिघलने लगता है। यानागीदा बोलते हुए लिक्विड फॉर्म में आ जाता है कि वो दुनिया का ऐसा पहला योकाई बनेगा जो नोबेल प्राइज जीतेगा। और तभी मिकोतो उसे चिमटे की सहायता से उठाकर टॉयलेट सीट में डाल देता है और उसके बाद उसे फ्लश भी कर देता है। और फिर कहता है, अब ठीक है ना सब डुप्लीकेट? अगर तुम ध्यान से देखो तो मिकोतो की ये हरकत देख आमे को पसीने आ गए हैं, क्योंकि बाथरूम में कुछ लिखा हुआ है। रिसेंटली ऐसे काफी सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें योकाई टॉयलेट के अंदर फ्लश हो रहे हैं। लेकिन तभी इन सभी को कुछ आवाज आती है। कोइजुमी, जो कि एक ऐसी योकाई है जिसकी लंबी गर्दन होती है। जिसके बाद ये सभी आकर पूछते हैं कि क्या हुआ?
वो बताती है कि वो सीढ़ी पर से फिसल गई, जिस वजह से उसके पैर में मोच आ गई है। ये सुनने के बाद आमे उसे गोद में उठा लेता है। अब आमे के इरादे अच्छे थे, लेकिन उस लड़की को लगता है कि ये कुछ गलत करेगा, इसीलिए वो उसे अपनी गर्दन में लपेट लेती है। लेकिन फिर भी हारुआकी उसे नर्सेस ऑफिस की ओर ले जाने लगता है। आमे यहाँ सोचता है, मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक भूत को उठा लिया, इसीलिए वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी कोई ज़ूमी पूछती है थोड़ा शर्माते हुए, आखिर अचानक से आप इतने कूल कैसे हो गए? जिसके बाद आमे खुद को शांत नहीं रख पाता और फिर वो कोई ज़ूमी को गिरा देता है, साथ ही खुद भी गिर जाता है। अब अगले सीन में जब आमे को होश आता है तब वो नर्सेस ऑफिस में होता है और वो ये भी देखता है कि वहाँ पर हारुआकी के और भी स्टूडेंट्स हैं। आकिस आमे को तो उसकी इतनी चिंता हो रही थी कि वो वहाँ रोने ही लगता है। तभी यानागीदा वहाँ आ जाता है, काफी सारी याददाश्त वापस लाने की दवाइयाँ लेकर, और इनके अलावा वहाँ पर और भी लड़के आते हैं। साथ ही ओगाता ट्विंस हारू के लिए कुछ ऐसी एडल्ट बुक लेकर आते हैं जिनमें यूनिफॉर्म वाले सीन्स हैं। लेकिन फिर ये टीचर्स भी आ जाते हैं और इन टीचर्स के बाद काफी सारे मैंड्रागोरास। आमे ये देखकर हैरान था कि उसे देखने के लिए यहाँ पर कितने सारे लोग आ चुके हैं, मेरा मतलब योकाई। ये सब देखने के बाद वो मिकोतो से कहता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये बात हारू को मत बताना। इसके बाद कोतारो कहता है, तुम जानते थे कि ये देखकर वो डुप्लीकेट सेटिस्फाई हो जाएगा। मिकोतो कहता है, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। अगले सीन में मिकोतो जाकर बाथरूम का दरवाजा खोलता है जिसमें हारुआकी कैद था। मिकोतो को देख हारुआकी खड़ा होकर उसके पास आता है। इस दौरान उसने चड्डी भी नहीं पहन रखी और यही देख मिकोतो उसमें लात मार के उसे खुद से दूर कर देता है। अब अगले सीन में बेचारे हारुआकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किया क्या है, लेकिन तभी वो सामने से आ रही नासुमी को देख कहता है, आज सुबह तुम्हें अचानक ही चौंकाने के लिए माफ कर देना। तभी नासुमी का पीछे वाला मुंह कहता है, चुप कर हरामखोर और मुझसे थोड़ा दूर रह। अब उसके दूसरे मुंह ने ऐसी बात कर दी है जिस वजह से नासुमी काफी डरने लगती है। हारुआकी कहता है, कोई बात नहीं, क्या आज सुबह तुम किसी को कोई तोहफा देने की कोशिश कर रही थी? ये नासुमी शर्माती है, लेकिन उसका दूसरा मुंह कहता है, साले हरामखोर, तुझे क्या करना? बेचारा हारुआकी, उससे क्या क्या नहीं कहा जा रहा। और फिर हारुआकी समझ जाता है कि नासुमी को मिकोतो से थैंक्स कहना है, क्योंकि स्पोर्ट्स डे के दौरान मिकोतो ने नासुमी की मदद की थी। ये जान उसका दूसरा मुंह कहता है, वाह, एक बेवकूफ टीचर होकर भी तुमने काफी कुछ समझ लिया। दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ था, कोतारो ने इसके ऊपर उल्टी कर दी थी, सो मिकोतो ने आकर इसे रुमाल दिया और बस वही पल था कि इसे शायद पहली नजर का प्यार हो गया। हारुआकी आइडिया देता है कि मिकोतो का बर्थडे आने वाला है, तो उसी मौके पर तुम उसे गिफ्ट दे देना। लेकिन नासुमी को नहीं लगता कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो खुद जाकर मिकोतो को गिफ्ट दे पाए। और तभी हम देखते हैं कि यानागीदा सब कुछ सुन लेता है। टड़ा, इस बार मैंने एक परफ्यूम बनाया है जिसे लगाकर नासुमी और भी ज्यादा प्यारी हो जाएगी। इसके बाद वो जाकर इस परफ्यूम को इन दोनों के ऊपर छिड़क देता है और बस एक ही बार छिड़कने से शायद इन दोनों के अंदर से बदबू आने लगती है। ये दोनों ये बात जान हैरान हो जाते हैं कि यानागीदा ने इस परफ्यूम को बनाने में कापा का मल मूत्र मिलाया है, और क्योंकि यानागीदा की नाक नहीं है तो वो कुछ स्मेल नहीं कर सकता। और तभी इनके पास रेंसुके और कोतारो आते हैं और फिर इन दोनों को भी वो गंध आती है। वो गंध सूंघ कर कोतारो नासुमी के पास जाकर उसके हाथ पकड़कर कहता है, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुमसे शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई है, प्लीज मेरे साथ घूमने चलो। सो तभी रेंसुके कोतारो को रोकने की कोशिशें करने लगता है, लेकिन अब वो किस किस को रोक पाएगा, क्योंकि भाई साहब लड़कों का पूरा झुंड आ रहा है नासुमी के लिए। इसी वजह से ये चारों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और ये लड़कों का झुंड नासुमी के पीछे आता रहता है। रेंसुके पूछता है कि आखिर अचानक सभी लड़के नासुमी के पीछे क्यों आ रहे हैं। यानागीदा कहता है, शायद उस परफ्यूम में कुछ ऐसा है जो मेल युकाई को अट्रैक्ट करता है, और इस परफ्यूम का असर यानागीदा और रेंसुके पर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों के पास नाक ही नहीं है, और हारुआकी पर इसका असर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इस परफ्यूम में योकाई फेरोमोन्स हैं। इंसानों पर इसका असर नहीं होगा। लेकिन अब ये चारों ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे क्योंकि इनके सामने एक डेड एंड आ चुका है और इनके पीछे लड़कों का पूरा झुंड। अब इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या करें, इसीलिए मदद के लिए हारुआकी मिकोतो को पुकारता है और बहुत दूर होने के बाद भी मिकोतो उसकी आवाज सुन लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आमे
इस आइलैंड से अब वापस जाने वाला होता है। वो इस बात से खुश होता है कि हारू के स्टूडेंट्स और उसके कलीग्स उसकी काफी फिक्र करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बेचारे को कोई अलविदा तक कहने नहीं आता। दूसरी ओर ये सभी लड़के नासुमी के बहुत करीब आने लगते हैं। तभी एंट्री लेता है मिकोतो इन सभी में एक लात मार के और पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मिकोतो को देख हारुआकी खुश था और रेनसुके कहता है, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, पता नहीं कैसा कैसा हुआ। इसके बाद मिकोतो यानागिदा से कहता है, अब वक्त आ गया है तुम्हें झंडी बनाने का, ऐसा एक फ्लैग बना देगा यानागिदा का। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लड़के फिर से खड़े होने लगे हैं। सो अब मिकोतो अपने मैजिक का यूज करके इन सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से इन सभी के कपड़े फट जाते हैं। दोस्तों देखकर लग रहा है कि चीजें और भी बिगड़ रही हैं, जिसके बाद ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं। लड़के भी सिर्फ चड्डियों में इनके पीछे आने लगते हैं। मिकोतो यानागिदा से कहता है, अबे कुछ तो कर। यानागिदा कहता है, शायद नहाने से इसकी गंध चली जाए। इनके स्कूल में एक पूल तो है, लेकिन हालत उसकी कुछ खास अच्छी नहीं है। लेकिन तभी हारुआकी को एक आइडिया आता है। वो अपने मैंड्रागोरास को बुलाकर उनसे फॉर्मेशन एन बनाने को कहता है, लेकिन उनकी फॉर्मेशन बनने में कुछ वक्त लगेगा। अब ये सभी भाग तो रहे थे, लेकिन तभी इनके सामने टीचर्स आ जाते हैं। अब हर जगह से इनकी ओर कोई ना कोई आ रहा था। ये सभी घिर चुके हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हारुआकी के मैंड्रागोरास बायोलॉजी क्लब में से इस मछली के टैंक को ही ले आते हैं। मिकोतो, मुझे लगता है कि तुम नासुमी को लेकर यहाँ से सीधा उस टैंक में डाइव मार पाओगे। जिसके बाद मिकोतो नासुमी को उठा लेता है गोद में और इसके बाद वो नीचे की ओर छलांग मार देता है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। जिसके बाद ये दोनों गिरते हैं इस टैंक में। नासुमी के टैंक में गिरते ही हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स नॉर्मल हो जाते हैं और उन्हें याद नहीं होता कि वो अभी अभी क्या कर रहे थे। हारुआकी मिकोतो को बताता है कि अब सब नॉर्मल हो चुके हैं। ये दोनों भी नीचे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन शायद किसी बात से नासुमी खुश नहीं होती। इसके बाद सारे मैंड्रागोरास उस टैंक को यहाँ से ले जाने लगते हैं और क्योंकि नासुमी भी ठीक होती है तो मिकोतो भी यहाँ से जाने लगता है। तभी नासुमी का दूसरा मुंह कुछ कहने की कोशिश करता है, तो नासुमी उसे बंद करके खुद हिम्मत करके कहती है, स्पोर्ट्स डे पर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं बदले में तुम्हारे लिए नया रुमाल लेकर आई हूँ, उस योकाई के डिजाइन का जो योकाई हमारा मामे है। नासुमी को लगा कि मिकोतो को ऐसा रुमाल पसंद आएगा और इसे लेने के लिए वो तैयार भी हो जाता है। मैं सोच ही रहा था एक नया रुमाल लेने के बारे में और अब मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन दोस्तों ये रुमाल नहीं है, ये एक अंडरवेयर है। और बस ये जानते ही दोनों पर बिजली गिरती है और अब नासुमी को याद आता है कि रुमाल अंडरवेयर सेक्शन के बगल में मिल रहे थे। उसने रुमाल की जगह गलती से पैंटी खरीद ली और ये सब होता हुआ बाकी लड़के देख रहे थे। मिकोतो को एक लड़की से उसकी पैंटी मिली, बेचारी की इज्जत खराब हो गई। लड़कों को यकीन नहीं होता कि आखिर बेटी इसको एक लड़की ने अपनी अंडरवेयर कैसे दे दी। अब है तो मिकोतो इनके कबीले का ही। ये सभी इसको एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद मिकोतो कहता है, नासुमी मैं इसे नहीं ले सकता, लेकिन तुमने मुझे तोहफा देने की भावना रखी, मैं उसी से खुश हूँ। ये लो अपनी अमानत। दूसरी ओर ये लड़के मिकोतो के इस वीरता को बहुत ही बड़े लेवल पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए अब मिकोतो जाने वाला है इन सबको खत्म करने के लिए। वो दौड़ पड़ता है उनकी ओर और शायद नासुमी को तो अब मिकोतो से और भी प्यार हो गया है। इसके अगले सीन में हम इन चारों को एक साथ देखते हैं, क्योंकि अचानक ही इनके डोम में पानी आना बंद हो गया है, इसीलिए ये चारों किसी पब्लिक बाथ में जाने वाले हैं। तभी इन्हें सामने एक बाथ हाउस नजर आता है। जब जाशिकी उसमें नहाने के लिए आती है तब वहाँ पर बाकी की लड़कियां भी होती हैं। अब इसके बाद नहाते हुए नासुमी जाशिकी से ये पूछती है कि मिकोतो को कैसी लड़कियां पसंद हैं। जाशिकी कहती है, मैं इन फालतू की चीजों में नहीं पड़ती। वैसे कुनी को मैंने सुना कि कुछ टाइम पहले तुमने बगल वाली क्लास के एक हॉट लड़के को रिजेक्ट कर दिया था। वो कहती है, इस वक्त मैं रोमांस के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है। लेकिन असल बात तो ये है कि कुनी को रेनसुके को पसंद करती है, लेकिन दूसरी लड़कियों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसीलिए कुनी को जाशिकी का मुंह बंद करके कहती है, अरे ये तो बस मजाक कर रही है, तुम सब इसकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन प्यार की बातें सुन कोइजुमी के ख्यालों में वो लम्हा याद आता है और वो अचानक ही शर्माने लगती है। लेकिन तभी लड़कों के पास से इन्हें आवाज आती है कि क्लास 3 के टीचर यानी कि हारुआकी यहाँ नहाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन सभी लोग हारुआकी को बहुत अजीब समझते हैं।
मिकोतो तो उस पर गुस्सा करने लगता है। दूसरी ओर लड़कों के बाथ हाउस में अब हम जानना चाहते थे कि कोतारो बिना आई पैच के कैसा लगता है, लेकिन कोतारो ये देखकर थोड़ा हैरान था कि हारुआकी का उससे काफी बड़ा है। और ये बात लड़कियां सुन लेती हैं। उनका रिएक्शन कुछ ये होता है, आखिर ये लड़के कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ लड़कियों को उनकी बातों में बहुत इंटरेस्ट होता है। ये लड़के यहाँ पर अपने पैर की बात कर रहे हैं। मामी कहता है मेरा तो बहुत छोटा है, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा है। अब ये बात सुनने के बाद जाशिकी 2 टब के ऊपर एक और टब रख के कोशिश करने लगती है कि वो उस ओर एक झलक पाले। सो तभी नात्सुमी उसे रोकने के लिए आती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिकोतो को उसके अलावा बिना कपड़ों के कोई और देखे। लेकिन तभी आवाज आती है, यार मिकोतो का इतना बड़ा नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद नात्सुमी जाशिकी की टीम में आ जाती है। पहले जाशिकी देखेगी, उसके बाद नात्सुमी। कुनिको कहती है अरे कोई तो इन दोनों को रोको। लेकिन जो बाकी की लड़कियां थीं वो भी इसी इंतजाम में लगी हुई थीं, जो देख कुनिको अपने गुस्से पर से काबू खो देती है और गलती से अपने स्केलेटन फॉर्म में आ जाती है। और ऐसे ही वो लड़कों को देख लेती है जो एक दूसरे की पीठ को साफ कर रहे थे। सभी के सभी लड़के बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। रेंसुके पूछता है क्या हुआ कुनिको, कोई बात है? वो कहती है मैंने गलती से एक चूहा देख लिया और डर की वजह से मैं बड़ी हो गई, मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ नहीं देखा। और इसके बाद कुनिको इन दोनों पर पानी से हमला करने लगती है। तुम दोनों की वजह से मुझे वो सब देखना पड़ा, अब मैं वो सब कैसे भुलाऊंगी। नात्सुमी का दूसरा मुंह कहता है तो फिर तुमने उनकी तलवारों को देखा? वो कहती है हाँ मैंने देखा, लेकिन मुझे वो बहुत हद तक सफारी पार्क की तरह लगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हाथी होते हैं। लड़के उनकी बातें सुन सोचते हैं कि आखिर ये लड़कियां कैसी कैसी बातें कर रही हैं। लेकिन तभी रेंसुके कुनिको की ये बात सुनता है कि वो सिर्फ रेंसुके को बिना कपड़ों के देखना चाहती थी, बाकी सबसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनने के बाद ना जाने लड़कियां कैसी अजीब सी हरकत करने लगती हैं भाई। अब नहाने के बाद लड़कियां बाहर निकलती हैं, जहां लड़के पहले ही इंतजार कर रहे थे। कुनिको को देखते ही हारुआकी भाग जाता है। कुनिको फिर कहती है कि अरे वो गलती से हो गया था। रेंसुके कहता है हाँ हमें तुम्हारी बात पर यकीन है, और ये कहकर वो भी वहां से भाग जाता है। लेकिन वहां पर मौजूद बाकी के लड़के अभी भी शर्म के मारे परेशान थे, क्योंकि इन लड़कियों ने जो जो बात की इन सब ने सब सुना। ये छोटा बड़ा क्या होता है, हाँ तुम सभी हमें बिना कपड़ों के कैसे देखना चाहती थी, कोई शर्म लाज है कि नहीं। जिसके बाद लड़के लड़कियों को अनदेखा करके वहां से जाने लगते हैं। और आखिर में हमें कुनिको की चिल्लाने की आवाज आती है, अरे तुम सभी को गलत फहमी हो गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। भाई इस एपिसोड में तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, और तुम लोगों को मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना, और मैं क्या बोलूं, सायोनारा।